Hello students, now I'm going to start depression of freezing point solutions chapter में depression of freezing point क्या होता है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। अभी तक हम लोगों ने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर पढ़ लिया, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पढ़ लिया जिसको हमने इबोलियोस्कोपिक कांस्टेंट भी कहा। अब बात करते हैं डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। क्या होता है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट? सबसे पहले फ्रीजिंग पॉइंट पता होगा आपको। फ्रीजिंग पॉइंट होता है द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए सब्सटेंस is the temperature at which vapor pressure of substance in its liquid state, so vapor pressure of a substance in its liquid phase is equal to vapor pressure in its solid phase। जो सब्सटेंस का लिक्विड फेज़ है जब वो सॉलिड फेज़ के इक्वल हो जाए तो इसको हम कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। सो फ्रीजिंग पॉइंट इज़ द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ सब्सटेंस इज़ द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ अ सब्सटेंस इन इट्स लिक्विड फेज इज इक्वल टू इट्स वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड फेज इज़ नोन एज फ्रीजिंग पॉइंट। हम बात करते हैं क्या होता है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, इसके बारे में बात कर लेते हैं। सो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट हमने नोट्स भेज दिए हैं, उसमें लिखा भी हुआ है। ऑल्दो इस चैप्टर से आपके लिए केवल वो क्वेश्चंस आते हैं न्यूमेरिकल बेस्ड, इसके अलावा और गिव रीजंस तो बहुत कम होते हैं इस चैप्टर में। गिव रीजंस ऑस्मोटिक प्रेशर के मिलेंगे जो मैं बताऊंगा अभी। सो बात करते हैं डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। इसका हम डायग्राम भी देखेंगे और डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट देखेंगे। क्या होता है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, हम लिख देते हैं द टेम्परेचर एट विच vapor pressure of solvent in liquid phase is same that vapor pressure of solid phase। ये तो हमने पढ़ लिया कि वेपर प्रेशर लिक्विड फेज़ का या वेपर प्रेशर सॉलिड फेज़ का दोनों सेम होता है, जिसको मैंने ऊपर पढ़ा फ्रीजिंग पॉइंट। अब डिप्रेशन कैसे होगा, कैसे फ्रीजिंग पॉइंट घट जाएगा। एलिवेशन में देखा कि हम जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को मिला रहे थे तो बॉइलिंग पॉइंट जो था जब 1 एटमॉस्फेयर पे आया तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। अब डिप्रेशन करेंगे जब किसी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करेंगे किसी सॉल्वेंट पे और फ्रीज करेंगे तो सोल्यूशन जो होगा वो डिक्रीज़ कर जाएगा, और तब तक डिक्रीज़ करेगा जब वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड फॉर्म के फेज के बराबर हो जाएगा। देख लेते हैं डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। नाउ प्योर लिक्विड सॉल्वेंट फ्रीजेस एट सपोज T0 F पे। प्योर लिक्विड जो है वो T0 F पे फ्रीज करता है व्हेन अ नॉन वोलेटाइल solute is added to this solution or solvent. The freezing point of the solvent सपोज हुआ TF। फ्रीजिंग पॉइंट हो गया TF और जो प्योर लिक्विड है वो T0 F पे है, तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्वेंट इन अ सॉल्यूशन डिक्रीजेस। द डिप्रेशन ऑफ द फ्रीजिंग पॉइंट of a solvent in a solution is given as T delta TF।
प्योर लिक्विड, सपोज मैं एक ग्राफ बनाया था मैंने, अब ग्राफ को देखें एक बार। इधर पे वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का, मैंने लिक्विड लिया, सपोज वो इस पॉइंट पर आकर फ्रीज करता है, इसको मैंने लिख लिया T0F, प्योर लिक्विड का फ्रीजिंग पॉइंट। जब सॉल्यूशन बनाया तो सॉल्यूशन जो है कुछ ऐसे हिट कर रहा है इसको, तो सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट हो गया वो हो गया TF। प्योर लिक्विड था T0F और सॉल्यूशन जो हो गया वो और कम हो गया, TF। इसी को हम कहते हैं डेल्टा TF। सो डेल्टा TF इज इक्वल टू T0F माइनस TF। T0F प्योर लिक्विड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट है, TF is freezing point of solution and delta TF is depression in freezing point of solvent in a solution। फिर से बता देता हूँ, ये नंबर 1, इसको लिख देता हूँ मैं, सॉल्वेंट है और ये सॉल्यूशन है। नंबर 1 is vapor pressure curve for liquid solvent, number 2 is vapor pressure curve for a solution, TF is depression in freezing point of a solvent in a solution, T0F is freezing point of pure solvent and TF is freezing point of solution। सो ये होता है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। अगर किसी नॉन वाटर सॉल्यूट को हम किसी सॉल्वेंट पे मिलाएंगे तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है वो घट जाता है। तो हम आगे बात करते हैं। अब क्वेश्चन आता है, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट तो हो गया, आपने लिख लिया। अब पूछा मॉलिक्यूलर मास ऑफ नॉन वाटर सॉल्यूट कैन बी डिटरमाइन फ्रॉम इट। क्या हम इससे हम मॉलिक्यूलर मास को डिटरमाइन कर सकते हैं? सपोज आपसे क्वेश्चन पूछा गया रिलेशनशिप बिटवीन फ्रीजिंग पॉइंट एंड मॉलिक्यूलर मास का, मास नॉन वोलेटाइल, फ्रीजिंग पॉइंट और नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के बीच में रिलेशनशिप क्या होगा? रिलेशन, सो हम रिलेशन को जानते हैं, TF proportionals to its molality। डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट फॉर ए डाइल्यूट सोल्यूशन, डाइल्यूट सोल्यूशन को हम आइडियल सोल्यूशन भी कहते हैं, सिमिलर जैसे एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट था, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोलैलिटी। तो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट भी उसकी मोलैलिटी के इक्वल था और डिप्रेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट भी उसकी मोलैलिटी के इक्वल था। क्योंकि यहाँ पर डाइल्यूट सोल्यूशन की बात कर रहे हैं तो डाइल्यूट सोल्यूशन एक आइडियल सोल्यूशन होते हैं। डेल्टा TF प्रोपोर्शनल्स टू M, सो डेल्टा TF हम प्रोपोर्शनल से हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लगाएंगे, हुआ KF, वेयर KF इज अ कांस्टेंट, इसको हम कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट। या तो हम फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट कह देते हैं या इसका एक अदर नाम है, वो है क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट या क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी कहते हैं KF को। और KF जो होता है वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ सॉल्वेंट पर, कि सॉल्वेंट का नेचर कैसा है। सो हमने देखा कि डेल्टा TF एज एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट भी डिपेंड करता है मोलैलिटी पर, यहाँ पर डिप्रेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट में डिपेंड करता है मोलैलिटी पर, इट्स मोलैलिटी, डिप्रेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है मोलैलिटी पर। तो मोलैलिटी पता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg। मोलैलिटी इक्वल टू क्या होता है? मोलैलिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन weight of solvent in kg, and molarity is number of moles of solute, weight of solvent in liters। बस मोलैलिटी और मोलैलिटी में इतना ही अंतर है। मोलैलिटी जो होती है वेट ऑफ सॉल्वेंट को लीटर्स में लेते हैं और मोलैलिटी जो होती है वेट ऑफ सॉल्वेंट
इन kg लेते हैं बस। सो जैसे हमने पढ़ा डेल्टा टी एफ इज़, तो सो के एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा टी एफ अपॉन एम। और अगर हम इस के एफ की वैल्यू फाइंड करें या यूनिट फाइंड करें तो डेल्टा की हो गई केल्विन और मोलैलिटी की हो जाती है केजी पर मोल, मोल पर केजी, मोल्स पर केजी, तो हो जाएगी केल्विन केजी पर मोल। तो यूनिट हो जाएगी केल्विन केजी पर मोल। के एफ की यूनिट जो हो जाएगी वो हो जाएगी केल्विन केजी पर मोल। सो जैसा कि हमने पहले देखा, जो डेल्टा टी एफ है यूनिट्स हम जरूर से फाइंड करेंगे। डेल्टा टी एफ है के एफ इंटू मोलैलिटी पर करता है डिपेंड। सो के एफ का मोलैलिटी हमने लिख दिया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। मोलैलिटी ये गिवन है, तो मोलैलिटी इज इक्वल टू सॉल्यूट को हमने ले लिया W2, सपोज W2 अपॉन M2। W2 सॉल्यूट का वेट हो गया, मोल्स पता है, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने के लिए वेट ऑफ सब्सटेंस अपॉन मोलर मास। M2 हो गया मोलर मास, W2 अपॉन 1000 क्योंकि केजी में हमने चेंज किया है। सो M इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, W2 अपॉन M2 इंटू 1000 अपॉन W1, सॉरी W1 करें, इसको हम यहाँ पुट कर दें तो क्या हो जाएगा यहाँ पे W2 इंटू 1000 अपॉन W1 इंटू M2। तो डेल्टा टी एफ की वैल्यू आ गई के एफ इंटू W2। W2 क्या है, वेट ऑफ सॉल्यूट, इंटू 1000 अपॉन W1 इज वेट ऑफ सॉल्वेंट एंड M2 इज मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। अगर इससे हमें मोलर मास ऑफ सॉल्यूट को फाइंड करना हो तो हम इसको इधर शिफ्ट करें, इसको इधर शिफ्ट कर दें। सो M2 इक्वल टू हो जाएगा के एफ इंटू W2 इंटू 1000 अपॉन W1 इंटू डेल्टा टी एफ। सिंपल। किसी कोई प्रॉब्लम हो तो बता दें इसमें। अब एक और छोटी सी चीज़ हम पढ़ लेते हैं। सपोज गैस कांस्टेंट गिवन हो, गैस कांस्टेंट से क्वेश्चन हो, गैस कांस्टेंट आर गिवन है, जो मोलर मास है, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट इज M1, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट प्योर सॉल्वेंट जैसे मैंने बताया T0F, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज T0B, enthalpy of for fusion of the solvent is delta H, वेपराइजेशन का, सॉरी फ्यूजन का, डेल्टा H फ्यूजन का, और इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन अगर हो तो डेल्टा H वेपराइजेशन। अगर हमको के एफ एंड के बी इन दोनों के बीच में एक रिलेशन फाइंड आउट करना हो तो हम क्या करेंगे, हमें कभी कभी क्वेश्चंस आते हैं कि इन दोनों के बीच में एक रिलेशन फाइंड आउट करें, के एफ एंड के बी, मतलब क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट एंड इवोल्यूस्कोपिक कांस्टेंट, फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट और बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट। सो फॉर्मूला इज के एफ इज इक्वल टू आर इंटू M1 इंटू टी एफ नॉट होल स्क्वायर अपॉन 1000 इंटू डेल्टा H फ्यूजन का, एंड के बी की वैल्यू जो आती है वो विच इज़ R इंटू M1 इंटू डेल्टा T0B होल स्क्वायर अपॉन 1000 इंटू डेल्टा H वेपराइजेशन का।
एक ये भी फॉर्मूलेज हैं, इनको हम याद रखें। के एफ एंड के बी के बीच में रिलेशंस जो हैं वो बाद में देखेंगे, पहले इसको देखें। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट फाइंड करने के लिए जब आर गिवन हो, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट गिवन हो, फ्रीजिंग पॉइंट गिवन हो और फ्यूजन का हीट ऑफ फ्यूजन गिवन हो। इससे मैंने कुछ क्वेश्चंस भी आपकी शीट में हैं, उसको एक बार देख लें। न्यूमेरिकल्स, तो आपको न्यूमेरिकल्स मिल जाएंगे, जैसे कि मैं एक बार करके बता भी दे रहा हूँ कैसे न्यूमेरिकल्स भी हैं। एक न्यूमेरिकल मैं करके बताता रहता हूँ इसका कैसे करेंगे। सो फर्स्ट न्यूमेरिकल इज 36 ग्राम ऑफ ग्लूकोज is dissolved in 500 gram of water. At what temperature will be water boil? कितना टेम्परेचर होगा वाटर को बॉईल करने पर? वहाँ पे के भी हमको गिवन होगा वाटर का इज 0.52 केल्विन kg पर मोल। सो हमें डेल्टा टी बी फाइंड करना है। डेल्टा टी बी इज पता है के बी इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू बी। के बी की वैल्यू हमको गिवन है 0.52, डब्ल्यू बी पता है 36 है, 1000 अपॉन 180 मोलर मास होता है ग्लूकोज का इंटू 500 ग्राम ऑफ वाटर। कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 20.8 इंटू 10⁻²। दिस इज द मोलर मास। सो फ्रीजिंग पॉइंट के क्वेश्चंस मैं कुछ एग्जांपल के लिए आपको भेज दूंगा, इनको करें। और इसके बाद हम पढ़ेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर में गिव रीजंस बहुत आते हैं। सो गिव रीजंस को मैं अभी डिस्कस करता हूँ दूसरे वीडियो में, और इसको अभी तक पढ़ें, इससे कुछ क्वेश्चंस करें। नाउ हम लास्ट क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी की बात करते हैं, विच इज़ ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर, पहले हम ऑस्मोटिक प्रेशर को एक बार जान लें, फिर इसके बाद जानेंगे क्या होता है ऑस्मोसिस। देन ऑस्मोसिस वगैरह के बारे में हम जानते हैं। चलिए हम पहले जान लेते हैं ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। सो पहले ऑस्मोसिस के बारे में जानते हैं, क्या होता है ऑस्मोसिस। सो ये लास्ट क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है। इसके बाद हम आगे 2-3 चीज़ें और बाकी रह गई हैं, इनको पढ़ लेंगे और इसके गिव रीजंस बहुत आते हैं। सो गिव रीजंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। सो क्या होता है ऑस्मोसिस, देखते हैं। द फ्लो ऑफ लिक्विड फ्रॉम डाइल्यूट सोल्यूशन, इसको कह सकते हैं हम लो कंसंट्रेशन का सोल्यूशन हो, low concentration, the flow of liquid from dilute solution low concentration to concentrated solution जो कि होगा हाई कंसंट्रेशन का, थ्रू सेमी permeable membrane is called ऑस्मोसिस। सिंपल सी बात है, लिक्विड का लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर फ्लो होना थ्रू एसपीएम, इसको हम कहते हैं ऑस्मोसिस। सिंपल एक लाइन पे आंसर हो सकता है, व्हाट इज ऑस्मोसिस? द फ्लो ऑफ लिक्विड फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन with the help of SPM या through SPM साइक्लोपेंटाइन is called osmosis। So osmosis की हम बात जानते हैं। सपोज मेरे पास एक बीकर है, बीच में हमने सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा दी,
यहाँ पर हमने प्योर सॉल्वेंट भर दिया, यहाँ पर सॉल्यूशन भर दिया, इसका C1, इसका C2। सो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर जो फ्लो करते हैं लिक्विड ड्यू टू ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस की वजह से फ्लो करते हैं। अब इसी ऑस्मोसिस को रोकने के लिए, इसी ऑस्मोसिस को रोकने के लिए हम जो प्रेशर लगाते हैं उसको हम कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। जो ऑस्मोसिस हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन, लो कंसंट्रेशन, तो उल्टा हो गया, इसको ऐसे करूँ मैं, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर जो लिक्विड मूव कर रहा था, द फ्लो ऑफ लिक्विड in dilute solution from low concentration to high concentration through SPM is called osmosis. लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर जो लिक्विड मूव कर रहा था उसको रोकने के लिए जो हम एक्सटर्नल प्रेशर लगाते हैं, जो हम एक्सटर्नल प्रेशर लगाते हैं उसको कहते हैं हम ऑस्मोटिक प्रेशर। सपोज इधर पे फ्लो कर रहा है, अगर हम इधर पे कुछ प्रेशर अप्लाई करें, पी एक्सटर्नल कुछ प्रेशर अप्लाई करें, तो जितना प्रेशर से यहाँ पे मूव कर रहा है उस प्रेशर इधर से हम प्रेशर लगा के उसको मूव करना बंद कर दें, उसको हम कहेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। वो प्रेशर जो ऑस्मोसिस को होने से रोकता है उसको हम कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। द मिनिमम एक्सटर्नल प्रेशर, द मिनिमम एक्सटर्नल pressure required to apply on solution to prevent osmosis is called osmotic pressure। वो मिनिमम एक्सटर्नल प्रेशर जो ऑस्मोसिस को होने से रोकता है उसको हम कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोसिस क्या था? लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन जो सोल्यूशन मूव करता है थ्रू सेमी मेम्ब्रेन, इसको कहते हैं ऑस्मोसिस, क्योंकि लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की ओर मूव कर रहा है। जब हम एक्सटर्नल प्रेशर लगाकर उस प्रोसेस को, उस फ्लो ऑफ लिक्विड को रोक दें, तो वो मिनिमम प्रेशर जो ऑस्मोसिस को होने से रोकता है इसको हम कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर को हम डिनोट करते हैं पाई से। सो आगे जानते हैं हम, पहले इसका हम मोलर मास से ऑस्मोटिक प्रेशर को पहले हम सॉल्व करते हैं, इसके बाद आगे बात करते हैं। सो एक्सपेरिमेंटली हमने देखा कि डाइल्यूट सोल्यूशन पे जो कि ऑस्मोटिक प्रेशर है, ऑस्मोटिक प्रेशर को हमने पाई से डिनोट किया। जो पाई है वो डिपेंड करता है उसकी मोलैरिटी पर, एंड डिपेंड करता है उसके टेम्परेचर पे। एट ए गिवन टेम्परेचर, कोई भी टेम्परेचर गिवन होगा उस पर डिपेंड करेगा। जो पाई है वो मोलैरिटी पर डिपेंड करेगा। सो पाई प्रोपोर्शनल्स टू या पाई इक्वल टू CRT, R जो है वो कांस्टेंट है। सपोज N2 मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यहाँ पे मैंने नोट्स में NB लिखा होगा, हम उसको N2 लेट करें, NB लेट करें, एक ही बात है। N2 मोल्स ऑफ सॉल्यूट आर प्रेजेंट इन V liters ऑफ सॉल्यूशन। N2 मोल्स ऑफ सॉल्यूट आर प्रेजेंट होते हैं V लीटर ऑफ सॉल्यूशन पे। सो मोलैरिटी इज इक्वल टू हो जाएगा N2 अपॉन V, बिकॉज मोलैरिटी जो होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर्स। सो C इज इक्वल टू हो जाएगा N2 और NB, हम NB भी लिख सकते हैं, NB अपॉन V। तो अभी हमने देखा जहाँ पे C है वहाँ पे इस
सी की वैल्यू को पुट कर देंगे तो हम क्या देखते हैं, दिस इज पाई इक्वल टू सी आर टी हमने पढ़ा था, सी इक्वल टू हो जाएगा एन टू आर टी या एन बी आर टी भी कह सकते हैं, पाई इक्वल टू एन टू अपॉन वी कर दें, सो पाई वी इक्वल टू एन टू आर टी, और नोट्स में लिखा होगा एन बी आर टी, एक ही बात है। अगर हम इसी इक्वेशन को हम कंपेयर करें पी वी इक्वल टू एन आर टी से, तो ये पी वी इक्वल टू एन आर टी के लगभग आइडियल गैस सोल्यूशन को फॉलो भी करेगा। सो व्हेन W2 ग्राम ऑफ सॉल्यूट विद WB लिखा होगा, W2 ग्राम ऑफ सॉल्यूट ऑफ मोलर मास M2 are present in the solution, then N2 is equal to W2 upon M2, और ये भी लिखा होगा NB is equal to WB upon MB, number of solute is equal to weight of solute upon molar mass of solute, मोल्स फाइंड करने का फॉर्मूला। सो इस वैल्यू को हम यहाँ पुट करेंगे तो हो जाएगा पाई इक्वल टू W2 अपॉन M2 इंटू RT अपॉन V। अगर यहाँ से हमको M2 की वैल्यू फाइंड करनी होगी, सो M2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, W2 इंटू RT अपॉन M2 की जगह हम पाई ले आएंगे, पाई इंटू V। सो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट फाइंड करने के लिए ये फॉर्मूला हो जाएगा W2 मोलर मास ऑफ वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू R गैस कांस्टेंट है, T टेम्परेचर है, पाई ऑस्मोटिक प्रेशर है, V इज वॉल्यूम। सो W2 T पाई एंड V द मोलर मास ऑफ सब्सटेंस कैन बी डिटरमाइंड। तो यहाँ से हम इसके मोलर मास ऑफ सब्सटेंस को भी डिफाइन कर सकते हैं। आगे हम बात करते हैं इसके न्यूमेरिकल्स के पार्ट जो है वो मैं भी आपको एक शीट भेज दूंगा, तो उसमें आप देखिए कर लेना। बात आती है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या होता है, SPM की बात आती है क्या होती है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। सो हम SPM को देखते हैं क्या होता है SPM, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। सुन लो क्या है, एक जिसमें बहुत स्मॉल पोर्स भी होते हैं, ये एक डायग्राम बनाता हूँ, बहुत स्मॉल पोर्स होते हैं जिसके थ्रू जो सॉल्यूट है और सॉल्वेंट है इनके बीच में मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं। सॉल्वेंट मान लिया बहुत स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं, सॉल्यूट के लार्जेस्ट मॉलिक्यूल्स हैं। सो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन appears to be a film or continuous sheet, but they contain a network of submicroscopic holes or pores। बहुत माइक्रोस्कोपिक छोटे छोटे होल्स होते हैं, पोर्स होते हैं। वाटर और सॉल्वेंट कैन पास थ्रू देम दीज होल्स, बट द पैसेज ऑफ बिगर मॉलिक्यूल्स लाइक सॉल्यूट आर हिंडर्ड। अगर सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स ज़्यादा बड़े होंगे तो वो इससे थ्रू नहीं मूव कर पाएंगे। दिस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज़ अ मेम्ब्रेन दैट इज़ परमेबल ऑफ सॉल्वेंट बट नॉट द सॉल्यूट। यहाँ पर जो SPM है वो केवल सॉल्वेंट ही मूव कर सकता है, ना कि सॉल्यूट। तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के बारे में NCERT में और अच्छे से गिवन है, एक बार और पढ़ें आ जाएगा। सो हमने ऑस्मोसिस जान लिया, ऑस्मोटिक प्रेशर जान लिया। ऑस्मोटिक प्रेशर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, तो हम इसको पूरे में एक बार फिर से डिफाइन कर देते हैं। ऑस्मोसिस ऑस्मोटिक
प्रेशर, और कभी कभी एग्जाम में आता है क्या रीज़न है कि ऑस्मोटिक प्रेशर एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो हमने पढ़ा लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं थ्रू एसपीएम इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन थ्रू एसपीएम, इसको कहते हैं ऑस्मोसिस। इस मूवमेंट को रोकने के लिए जो हम प्रेशर अप्लाइड करते हैं उसको हम कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर इज एक्स्ट्रा प्रेशर दैट मस्ट बी अप्लाइड ऑन द सॉल्यूशन साइड टू प्रिवेंट द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। इसके बाद क्वेश्चन आता है प्रूव दैट द ऑस्मोटिक प्रेशर इज ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर जो है, जो पाई है, ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो डिपेंड करता है सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स पर, सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स पर डिपेंड करता है, ना कि उसकी आइडेंटिटी पर। सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स पर डिपेंड करता है, ना कि उसकी आइडेंटिटी पर। सॉल्यूट के मॉलिक्यूल पर डिपेंड करने की वजह से ये एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो हमने आज ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में जान लिया, क्या होता है, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट हो गया। तो यहाँ से आपका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। अब मैं बुक के थ्रू आपको कुछ गिव रीजंस दिखाना चाहूँगा। तो आप बुक को जो मैं बुक दिखा रहा हूँ उसको देखें, एक बार पढ़ें ना। ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में थोड़ा सा और आगे जानते हैं। दिस मेथड इज यूज्ड टू फाइंड molecular weight of biomolecules like proteins, polymers and other macromolecules because they are not stable at high temperature. Solution के दो टाइप होते हैं, एक होता है आइसोटोनिक, दूसरा होता है हाइपोटोनिक। आइसोटोनिक जो है क्या होता है, two solutions have same osmotic pressure at a given temperature is called isotonic solution. जो two solutions सेम ऑस्मोटिक प्रेशर होता है गिवन टेम्परेचर में, इसको कहते हैं आइसोटोनिक सोल्यूशन। व्हेन देयर इज टू सॉल्यूशंस आर सेपरेटेड बाय एसपीएम देयर इज नो ऑस्मोसिस। अगर इसको हम ऑस्मोसिस नहीं कहेंगे क्योंकि दोनों सॉल्यूशन जो हैं दोनों में सेम ऑस्मोटिक प्रेशर लग रहा है, तो इसमें ऑस्मोसिस नहीं होगा। अब बात करते हैं हाइपोटोनिक एंड हाइपोटोनिक सोल्यूशन। ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड इज अप्रॉक्सीमेटली 0.9 वेट पर वॉल्यूम ऑफ NaCl, नमक के 0.9% के वेट पर वॉल्यूम के बराबर होता है। एंड हाइपोटोनिक सोल्यूशन इज सोल्यूशन विच हैव कंसंट्रेशन मोर देन 0.9 वेट पर वॉल्यूम ऑफ NaCl। ब्लड का हमने ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ा 0.9 होता है। अगर कंसंट्रेशन ज़्यादा है 0.9 से, इसको कहेंगे हम हाइपरटोनिक सोल्यूशन। व्हेन सेल इज प्लेस्ड इन सच सोल्यूशन वाटर विल फ्लो आउट ऑफ सेल एंड सेल वुड श्रिंक। इससे क्या होगा, वाटर जो होगा वो बाहर आ जाएगा और सेल जो होंगे वो श्रिंक हो जाएंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम ब्राइन वाटर या NaCl सोल्यूशन पे हम अंगूर को रखेंगे तो अंगूर जो होगा वो पिछड़ जाएगा, उससे किशमिश बन जाएगी। एंड हाइपोटोनिक सोल्यूशन इज सोल्यूशन विच हैव कंसंट्रेशन लेस देन 0.9% वेपर वॉल्यूम of NaCl. When cell is placed in such a solution, water will flow inside the cell and cell would swell up. इसीलिए जब किशमिश को हम वाटर के सोल्यूशन पे रखेंगे तो किशमिश जो होती है रात भर में फूल जाती है। तो ये होता है हाइपोटोनिक एंड हाइपोटोनिक सोल्यूशंस। ये नोट्स पे लिखे हैं, मैं इसी में समझा दे रहा हूँ इसीलिए। तो हाइपोटोनिक एंड हाइपोटोनिक सोल्यूशन, एक छोटा सा टर्म है, दिस इज एडमा, EDEMA, एडमा। व्हाट इज़ एडमा? एडमा को हम समझ सकते हैं इस तरीके से कि जब कभी किसी टिश्यूज़ की वजह से बॉडी में लिक्विड ज़्यादा जाता है और लिक्विड आने की वजह से जो पैरों में सूजन आ जाती है वो जो होता है एडमा। क्या लिखा हुआ है, व्हेन ए पर्सन टेक अ लॉट ऑफ सॉल्ट और सॉल्टी फूड वाटर कम्स आउट फ्रॉम RBC, water detention in tissue takes place, then cause an intercellular space resulting in swallowing. This is known as edema.
तो ये होता है एडमा जब हम सॉल्टी फूड या सॉल्टी वाटर को बहुत ज़्यादा लेते हैं, इसकी वजह से जो पैरों में सूजन आती है, ये जनरली पैरों में ज़्यादा होता है, पैरों में टखने में सूजन आ जाती है, तो दिस इज कॉल्ड एडमा। ऑस्मोसिस से कुछ एग्जांपल्स हैं। रॉ मैंगोज प्लेस्ड इन सॉल्टी वाटर लूजेस वाटर वाया ऑस्मोटिक प्रेशर और श्रिवल इनटू पिकल। जो रॉ मैंगोज हैं, अगर उसको सॉल्टी वाटर में रखेंगे तो वो ऑस्मोटिक प्रेशर होने की वजह से शिवल हो जाते हैं, सूख जाते हैं और पिकल के फॉर्मेशन पे ले लेते हैं। जो विटेड फ्लावर है रिवाइव इन प्लेस्ड इन वाटर, जो फ्लावर जो है वो मुरझा चुका है, अगर उसको हम पानी में रखेंगे तो ऑब्वियसली वो फूल जाएगा। व्हाट इज isohydric solution? Isohydric solution is a solution which have same hydrogen ion concentration, same pH is called isohydric solution. अब बात करते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस की। हमने पढ़ा ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या था कि लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की ओर जो मूव कर रहे थे वो ऑस्मोसिस था। अब हमने प्रेशर लगाया, वो आ गया, जिससे से होता है आरओ। अब बात करते हैं प्योर वाटर है, यहाँ पे सी वाटर है। अब हम प्रेशर लगाकर इस ऑस्मोसिस को, जो कि हमने ऑस्मोसिस लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन था, उसको हमने पलट दिया। अब मैंने हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन पर ज़बरदस्ती मूव करना शुरू कर दिया, जो थ्रू प्रेशर। व्हेन प्रेशर इज़ मोर देन ऑस्मोटिक प्रेशर, जब ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर हो जाएगा, इज़ अप्लाइड ऑन सोल्यूशन साइड, द मॉलिक्यूल्स फ्लो फ्रॉम सोल्यूशन टू सॉल्वेंट। दिस प्रोसेस इज नोन एज रिवर्स ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस जो है वो ऑस्मोसिस का अगर हम रिवर्स करना शुरू कर देंगे, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन, वो भी होगा जब हम प्रेशर को ज़्यादा, ऑस्मोटिक प्रेशर को बढ़ा देंगे और जब ऑस्मोटिक प्रेशर से और बढ़ा देंगे तो इसको हम कहेंगे रिवर्स ऑस्मोसिस। जो मूवमेंट हो जाएगा वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर मूव करना शुरू कर देंगे। कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, देख लेते हैं। ए 5% सोल्यूशन ऑफ केन शुगर जिसका मॉलिक्यूलर वेट है 342 is isotonic with 1% solution of a substance X. The molecular weight of X is what is? So दोनों ही इक्वल हैं, पाई 1 इक्वल टू पाई 2। हमने पाई की वैल्यू रखी, CRT और वैल्यू रखने के बाद हमने उनकी वैल्यू फाइंड कर ली। तो दोनों ही 1% सोल्यूशन में रखे गए हैं, तो हमने वैल्यू पुट करी और आंसर को फाइंड किया। इसके बाद आता है वेंट ऑफ फैक्टर। क्या होता है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल्स। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होती है वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है। लाइक अगर हम KCl को अलग करेंगे तो K प्लस और Cl माइनस में होगा, इसको कहेंगे डिसोसिएशन। और अगर CH3COOH को हम 2 मॉलिक्यूल्स लेंगे तो ये आपस में जुड़ जाएंगे, बन जाएगा CH3COOH होल ट्वाइस, इसको कहेंगे एसोसिएशन। इसका कुछ डायग्राम कुछ ऐसे बनेगा। तो एसोसिएशन मतलब जो अलग अलग है उनको जोड़ देना, और डिसोसिएशन मतलब अलग कर देना। इसी वॉन्ट ऑफ फैक्टर को हम डिनोट करते हैं I से। तो क्या होगा? I इज इक्वल टू ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मैंने लिख दिया है CP इज इक्वल टू कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एंड कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। और फॉर्मूला हो सकता है I इज इक्वल टू नॉर्मल molecular mass and abnormal molecular mass, और I is equal to number of particles after dissociation or association, number of particles before dissociation or association। dissociation क्या होता है इसको देख लेते हैं, समझ लेते हैं एक बार। number of particles increases। हम लोग KCl देख रहे हैं, तो KCl अभी एक टर्म है, और जब डिसोसिएट हुआ तो K प्लस और Cl माइनस 2 टर्म बन गए। पहले एक था, अब 2 बन गए। यहाँ पे जो I की वैल्यू है इज ग्रेटर देन 1, यानी कि जो ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है अब वो कैलकुलेटेड से ज़्यादा हो गई। सपोज मैंने AX लिया, BY लिए, तो अगर ये X मोल्स ऑफ A एंड Y मोल्स ऑफ B बने, पहले इसके बिफोर डिसोसिएशन पूरे 1 मोल थे, इसको 0 थे। जैसे शुरू हुआ प्रोसेस, इक्विलिब्रियम बना, तो ये इसके अल्फ़ा मोल्स निकल गए, इसके X से X अल्फ़ा बन गए, इसके Y थे Y अल्फ़ा बन गए। तो नंबर ऑफ मोल्स after dissociation is 1 minus alpha plus X alpha plus Y alpha। तो after dissociation is this one। तो I is equal to हमने पढ़ा है
आई इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आफ्टर डिसोसिएशन और डिसोसिएशन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बिफोर डिसोसिएशन और बिफोर में तो 1 ही है, आफ्टर का मैंने फाइंड कर लिया, तो वैल्यू इज आई इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा अपॉन 1। तो कैलकुलेट करने के बाद अल्फा की वैल्यू आ गई, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज, जो हमने लास्ट ईयर भी पढ़ा था, अल्फा इक्वल टू 1 माइनस आई माइनस 1 अपॉन एन माइनस 1। इसको एक बार सॉल्व करेंगे, वैल्यू को इसमें पुट करेंगे, तो सॉल्व करने के बाद अल्फा की वैल्यू यही आएगी। तो इसको एक बार अच्छे से देख लें, इससे रिलेटेड आपके न्यूमेरिकल्स ही आते हैं एग्जाम में, जैसे कि एक न्यूमेरिकल ये करके बताता हूँ। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लिया, NaCl है तो डिपेंड शो होगा Na प्लस में और Cl माइनस में। तो यहाँ पे देखो डिसोसिएशन के बाद 2 मॉलिक्यूल्स आ गए, तो I इक्वल टू 2 हो गया। K2SO4 डिसोसिएट हुआ तो 2 मोल्स आए K के एंड 1 मोल आया SO4 2 माइनस का, तो डिसोसिएशन के बाद I की वैल्यू हो गई 3। अगर K4 FeCN6 बारे में जानेंगे तो 4K प्लस आएंगे, FeCN6 माइनस आएगा, तो डिसोसिएट हुआ, I की वैल्यू हो जाएगी 4 + 1 5। सो अल्फ़ा डिसोसिएशन 100% हो रहा है क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो 100% डिसोसिएट होगा। अल्फ़ा इज इक्वल टू आई माइनस 1 अपॉन एन माइनस 1, ये हमने पढ़ा है। आई इज इक्वल टू एन, देन आई इज इक्वल टू 5। अल्फ़ा अगर 50% अगर 100% डिसोसिएशन हो रहा है, अगर डिसोसिएशन पूरा 100% होगा तो जो आई की वैल्यू है वो एन के बराबर हो जाएगी, तो जितना है आई इक्वल टू पूरा 5 रहेगा, आई इक्वल टू 2 रहेगा, आई इक्वल टू 3 रहेगा। अगर डिसोसिएशन जो हमारा 50% है, डिसोसिएशन जो हो रहा है वो 50% का हो रहा है, तो 50, तो डिसोसिएशन अल्फा इक्वल 50 अपॉन 100, आई माइनस 1 अपॉन एन माइनस 1, वैल्यू पुट करा और आई की वैल्यू हमने फाइंड करी। फॉर्मूले बने, ऑब्जर्व कैलकुलेटिव प्रॉपर्टीज इक्वल टू आई इनटू कैलकुलेटिव प्रॉपर्टीज, जो हमने पीछे फॉर्मूला पढ़ा है। इसके बाद सभी फॉर्मूले में जितने भी हमने अभी तक ऑस्मोटिक प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, RLVP, पाई, क्योंकि सब में प्रैक्टिकली कुछ अलग निकल रहा है और कैलकुलेटेड फॉर्म पे जो ऑब्जर्व्ड है, जो प्रैक्टिकली है और जो कैलकुलेटेड है, दोनों में अलग अलग डिफरेंस आते हैं। इन डिफरेंस को पूरा करने के लिए हम एक वैल्यू लगा देते हैं आई, जिसकी वजह से जो डिफरेंसेस आ रहे हैं ये पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाए। तो अब जो हम क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़ करेंगे, इनमें हम आई की वैल्यू रखेंगे। आई की वैल्यू हमने पता करी, आई की वैल्यू जो अभी हमने देखा क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। तो हम यहाँ से आई की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं और फॉर्मूले पे अपने पुट कर सकते हैं। जैसे कि एसोसिएशन को एक बार देख लेते हैं। एसोसिएशन मतलब 2 मॉलिक्यूल्स हैं उनको जोड़ के एक कर दिया, इसका मतलब जो आई की वैल्यू है वो लेस देन 1 हो गई। ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज लेस देन कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, यानी कि नॉर्मल मॉलिकुलर मास इज लेस देन एब्नॉर्मल मॉलिकुलर मास। पहले Na इज इक्वल टू An हो गया, n मॉलिक्यूल्स ऑफ A थे, अब सब जुड़ गए आपस में तो A मॉलिक्यूल्स ऑफ n बन गए। पहले 1 था 0, अगर यहाँ पे n मॉलिक्यूल्स थे तो A होगा 1 माइनस n इक्वल टू अल्फा अपॉन n। टोटल मोल्स ऑफ आफ्टर डिसोसिएशन इज 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा अपॉन n, और बिफोर तो 1 ही रहते हैं, तो अल्फा की वैल्यू हम डिसोसिएशन से भी फाइंड आउट कर लेंगे। इसके बाद मैंने जो क्वेश्चंस ये रखे हैं वो उनको करें अपनी कॉपी में। एक क्वेश्चन आता है, इसमें गिवन है 1 मोलर कार्बोक्सिलिक एसिड इन बेंजीन शोज अ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज 1.518 केल्विन। कैलकुलेट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फॉर dimerization of acid in benzene, Kb for benzene is 2.53 Kelvin kg per mole। तो डेल्टा Tb इज इक्वल टू आई के बी इंटू एम, यहाँ से आई की वैल्यू हम अगर फाइंड आउट करेंगे तो हो जाएगा डेल्टा Tb अपन के बी इंटू एम। Tb गिवन है 1.5, Kb गिवन है 2.5 और मोलरिटीज़ की 1 मोलर दे रखा है, तो आई की वैल्यू आ गई 0.6। फॉर्मूला हमको पता है आई इक्वल टू 1 माइनस अल्फा बाय 2 इंटू 1, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल्स हैं, 2 से 2 जोड़े तब 2 मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट के 1 बन गए। 1 माइनस अल्फा से अल्फा बाय 2 वैल्यू पुट करी और यहाँ से हमने आफ्टर डिसोसिएशन, बिफोर डिसोसिएशन और एसोसिएशन को हमने फाइंड आउट किया और वैल्यू ऑफ अल्फा हमने फाइंड आउट कर लिया। तो इस तरीके से अल्फा से कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको आप करेंगे। इसके बाद लगभग ये चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है।
अब मैं इसके ऑस्मोटिक प्रेशर के कुछ क्वेश्चंस जो हैं की रीजंस वो आपको दिखा रहा हूँ, बोल दे रहा हूँ, सेंड कर दे रहा हूँ उसके जो भी शीट्स हैं, इसके बाद उसको देख लें।